Assalamu alaikum. Today we'll be doing the session on research ethics. Just मुझे एडमिन्स कंफर्म कर दें कि आवाज़ आ रही है ताकि हम आगे फर्दर कंटिन्यू करें इंशाल्लाह। एडमिन अब काइंडली सिर्फ ये कंफर्म कर दें कि आवाज़ ठीक है ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं। ओके, हम 1-2 मिनट वेट करते हैं ताकि कुछ लोग आ जाएं ताकि हम उसको फॉर्मली स्टार्ट करें इंशाल्लाह। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जो अटेंडीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि सबसे पहले तो वही इससे पहले मैं ग्रुप के एडमिन्स को शुक्रिया कहूँगा जिन्होंने इस सेशन को मुझे प्रेजेंट करने को कहा और उसके अलावा उन्होंने इतना अच्छा ग्रुप ये रन कर रही हैं जिसकी वजह से यू कैन से थाउजेंड्स बल्कि लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनकी हेल्प हो रही है। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम मुनीबुल हसन है। मैं PhD कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के मर्जर में सुनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरी स्पेशलाइजेशन इस टाइम साइबर सिक्योरिटी ऑफ ब्लॉकचेन है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स पर सच एज स्मार्ट ग्रिड और इस तरह से। मेरा बैकग्राउंड है, मैंने बैचलर्स किया है कॉन्सेप्ट्स वाकंड से और इसके साथ साथ अ बिट मोर इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग माय रिसर्च। तो आई एम सर्विंग एज अ रिव्यूअर फॉर लाइक मोर देन 30 ISI इंडेक्स जर्नल्स जिसमें IEEE कम्युनिकेशन सर्विस इंक्लूडेड है और इस तरह करके और टॉप रैंक जर्नल्स हैं मोर देन 30 रिसर्च जर्नल्स। इस तरह से मैंने एज अ रिव्यूअर सर्व किया है मोर देन 15 कॉन्फ्रेंसेस को जो कि प्रॉपरली रैंक कॉन्फ्रेंसेस हैं और मैं TPC मेंबर था IEEE क्लाउड कॉम 2019 का। ये इस तरह का इंट्रोडक्शन ज़रूरी तो नहीं था बट आगे जिस तरह की डिस्कशन होगी तो उसके लिए बेटर था कि मैं इस तरह का इंट्रोडक्शन दूँ ताकि एटलीस्ट ये फिगर आउट हो कि मैं कुछ रैंडमली बातें नहीं करूँगा। मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे और इसी तरह से जो मेरे अपने सुपरवाइज़र से या फिर जो मेरे सीनियर्स हैं उनसे डिस्कशंस हुई हैं इस सेशन के रिलेटेड और वैसे भी इन जनरल, तो उसकी बेसिस पे आगे फर्दर डिस्कशन इंशाल्लाह कैरी आउट करूँगा। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं बाय अ क्वेश्चन के रिसर्च पेपर स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी है या नहीं है? लाइक इज़ रिसर्च पेपर कंपल्सरी इन ऑर्डर टू गेट अ स्कॉलरशिप अब्रॉड? येस और नो? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ के रिसर्च पेपर डेफिनेटली एक आपको एज ज़रूर देता है बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। लाइक अगर आप कहें कि रिसर्च पेपर के बगैर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो इट्स नॉट द वे। इस ये बात करने की प्रॉपर रीज़न है, उसको मैं आगे फर्दर जस्टिफ़ाई भी करूँगा और आगे फर्दर इसको इंशाल्लाह लेकर चलूँगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ और किस वजह से कह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक हम सिर्फ इसको देखते हैं और फिर आगे फर्दर इंशाल्लाह इसको लेकर चलते हैं कि इसकी वजह से स्टूडेंट्स में एक फ़ॉल्स ट्रेंड प्रोड्यूस हो रहा है कि वो किसी भी तरह से रिसर्च कैरी आउट कर रहे हैं ना। तो इसलिए इस चीज़ को हम इंशाल्लाह आगे लेकर चलेंगे। मैं पहले थोड़ा-सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि रिसर्च किस किस टाइप की होती है, किस तरह की रिसर्च कंट्रीब्यूशंस होती हैं और इस लिहाज से थोड़ा-सा कुछ बेसिक्स मैं इंशाल्लाह बताता हूँ कि सबसे पहले तो साइंटिफिक जो कंट्रीब्यूशंस होती हैं उनको हम डिफरेंट चीज़ों में कैटेगराइज़ कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आएगा पेटेंट्स होते हैं, फिर रिसर्च पेपर्स होते हैं, फिर इसी तरह से बुक्स होती हैं और बुक चैप्टर्स होते हैं, मतलब 4 बेसिक अगर हम कहें। तो अभी हम रिसर्च पेपर्स को डिस्कस करते हैं। रिसर्च पेपर में फर्दर आगे कैटेगरीज़ होती हैं जो कि जर्नल्स में पब्लिश होते हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस में पब्लिश होती हैं या फिर जो एज़ अ पोस्टर या टेक्निकल रिपोर्ट के तौर पे पब्लिश होते हैं। तो और अगर इन इन जर्नल्स को भी आगे फर्दर कैटेगराइज़ करें तो जर्नल्स में मैगज़ीन्स आते हैं,
ट्रांजैक्शन आर्टिकल्स आते हैं, लेटर्स आते हैं और नॉर्मल जर्नल आर्टिकल्स आते हैं। तो ये बेसिकली कुछ 4 तरह की कैटेगराइजेशन है कि जर्नल्स में किस-किस तरह के आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। इसी तरह से जो टाइप ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स हैं, वो सर्वेज़ हो सकते हैं, टेक्निकल आर्टिकल हो सकते हैं। सर्वे आर्टिकल वो होगा कि जिसमें आप किसी भी फील्ड का उस टाइम तक का सर्वे कैरी आउट करोगे। मतलब कि इस टाइम तक कितना काम हुआ है इस फील्ड में, और उसमें फिर अपना टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू दोगे। सिर्फ ये नहीं है प्रेजेंट करते कि अभी तक ये काम हो गया है, फिर अभी तक ये हुआ है। आप उसको टेक्निकली इन डेप्थ एनालाइज करते हो कि अभी तक ये काम हुआ है तो किस तरह से हुआ है, किसका काम बेटर था, किसका नहीं था। उसके लिए एक जो बेस्ट सर्वे जर्नल है वो IEEE कम्युनिकेशन सर्वेज एंड ट्यूटोरियल है। तो आप उसके आर्टिकल्स देख सकते हो। इस तरह से ट्रांजैक्शन आर्टिकल्स हैं, लाइक IEEE के ट्रांजैक्शंस हैं, ACM की ट्रांजैक्शंस हैं, जिनमें प्योर टेक्निकल कंट्रीब्यूशंस पब्लिश हो रही होती हैं कि किस तरह लाइक कोई इनोवेटिव काम हो और उसको आपने प्रॉपर मैथमेटिकली मॉडल किया हो और उसको प्रॉपर प्रेजेंट किया हो, तो उस तरह की कंट्रीब्यूशंस पब्लिश हो रही होती हैं ट्रांजैक्शंस में। फिर टेक्निकल आर्टिकल्स होते हैं कि अगर आपने कोई टेक्निकल काम किया है तो आप उसको एक अच्छे रिसर्च जर्नल में या फिर एक अच्छे जर्नल में भेज सकते हो, तो आपका एज अ टेक्निकल आर्टिकल एक्ट करेगा। नेक्स्ट मैगजीन आर्टिकल्स होते हैं। मैगजीन आर्टिकल्स में अक्सर विजनरी आर्टिकल्स होते हैं कि आप कहते हो कि फलां फील्ड जो है वो इंटरेस्टिंग है, या फिर ये हम कोई एक स्पेसिफिक काम यूज़ करेंगे किसी स्पेसिफिक फील्ड में या फिर किसी स्पेसिफिक डोमेन में, तो उससे अच्छा रिजल्ट आता है, तो हम उसको विजनरी आर्टिकल के तौर पे पब्लिश कर सकते हैं इन मैगजीन्स। या फिर अगर किसी ने लेट्स सपोज कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो वो अक्सर मैगजीन्स में पब्लिश हो रहा होता है। प्रोटोटाइप हो गया या फिर इस तरह के डिफरेंट और प्रोजेक्ट्स हो गए। नेक्स्ट कुछ शॉर्ट आर्टिकल्स होते हैं जिनको लेटर्स कहते हैं। IEEE के लेटर्स हैं, IEEE कम्युनिकेशन लेटर्स है, IEEE लेटर ऑफ कंप्यूटर सोसाइटी है, इस तरह के फर्दर लेटर्स हैं। और कुछ टेक्निकल रिपोर्ट्स और एडिटोरियल्स होती हैं। तो ये कुछ कैटेगराइजेशन थी रिसर्च पेपर्स की। और रिसर्च पेपर्स पब्लिश क्यों किए जाते हैं, इसके डिफरेंट ओपिनियंस हैं। हर कोई अपनी तरह से इसको जस्टिफाई कर रहा होता है कि रिसर्च पेपर पब्लिश क्यों करना है। कुछ कहते हैं कि हमें PhD की डिग्री चाहिए, उसके लिए हमें रिसर्च पेपर पब्लिश करना है। कुछ को प्रमोशंस के लिए पेपर्स पब्लिश करने होते हैं। और इस तरह से कुछ को प्रोजेक्ट्स लेने के लिए, फंडिंग्स लेने के लिए, और कुछ का एम ये होता है कि हमने कुछ साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन की है, हम उसको दुनिया को बताना चाहते हैं। तो मल्टीपल कह लें कि जस्टिफिकेशंस हैं कि रिसर्च पेपर लिखना ही क्यों है। अब फर्दरमोर इस पे आते हैं कि रिसर्च पेपर का मतलब इसके स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप के पास एक आइडिया होता है, आप उसको रिसर्च पेपर की फॉर्म में उस पे रिसर्च कंडक्ट करते हो, एक रिसर्च पेपर लिखते हो और उसको आप जर्नल में या फिर कॉन्फ्रेंस है, कोई भी वेन्यू जो है उस पे सबमिट करते हो। और फिर जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो आप उसको डिसेमिनेट करते हो। ये 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के। तो डिसेमिनेशन या आइडिया, रिसर्च पेपर और डिसेमिनेशन। अब कोई भी अच्छा जर्नल होगा या फिर कोई भी एक अच्छा कह लें कि कॉन्फ्रेंस होगी, कुछ भी होगा, मैगजीन होगा, तो उसमें जब भी आप कोई आर्टिकल सबमिट करते हो तो वो एक प्रॉपर पीयर रिव्यू प्रोसेस से गुजरता है। पीयर रिव्यू प्रोसेस मतलब उसको सबसे पहले वो एडिटर को असाइन, एडिटर इन चीफ के पास जाता है आपका आर्टिकल। एडिटर इन चीफ उसको अपने कोरस्पॉन्डिंग एडिटर के पास, अगर एरिया एडिटर्स नहीं है उस जर्नल के, तो वो एडिटर को असाइन करेगा। एडिटर फिर रिव्यूअर्स को असाइन करेगा और रिव्यूअर्स उसको रिव्यू करेंगे कि ये रिसर्च इस कंडक्ट की जा सकती है या नहीं की जा सकती, मतलब इसको पब्लिश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। अब हम थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं कि हमने जहाँ पे पब्लिश करना है तो उसकी क्रेडिबिलिटी कैसे चेक की जाए। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप के जर्नल्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये सब हैं, और डिफरेंट टाइप के आप कह लें कि वेन्यूज़ हैं। तो हर एक को चेक करना एक डिफरेंट वे है। फॉर एग्जांपल अगर हम जर्नल्स की बात करें तो जर्नल्स को वेब ऑफ साइंस और थॉमसन र्यूटर्स जो उनका इम्पैक्ट फैक्टर क्राइटेरिया है, तो इम्पैक्ट फैक्टर की बेसिस पे जर्नल को रैंक किया जाता है कि इसका इम्पैक्ट फैक्टर इतना है और ये इस कैटेगरी में लाई करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले IEEE कम्युनिकेशन सर्वेज एंड ट्यूटोरियल की मिसाल दी, तो वो उसका इम्पैक्ट फैक्टर अराउंड 22.9 है। तो कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल में वो टॉप रैंक सर्च जर्नल है। सर्वे उसमें सर्वेज और ट्यूटोरियल्स पब्लिश होते हैं। अगर आप उसमें कहें कि मैंने एक बहुत अच्छी टेक्निकल कंट्रीब्यूशन की और मैं उसमें पब्लिश करना चाहता हूँ, तो डेट इज़ नॉट द वेन्यू, उसके लिए और वेन्यूज़ हैं। इस तरह करके IEEE IoT जर्नल हो गया, ट्रांजैक्शन सर्विस कंप्यूटिंग होगी, इसके 5.7 इम्पैक्ट फैक्टर है, IoT जर्नल का 10 है। तो इस तरह करके
दूसरा ये देखा जाता है कि इसमें पब्लिशर कौन से आपके जो रिसर्च जर्नल है, आई ट्रिप टॉप पब्लिशर्स कौन से हैं, IEEE हो गया, इसी तरह करके एल्सेवियर हो गया, ACM, स्प्रिंगर, वाइले, इस तरह के मल्टीपल हैं। कुछ बहुत अच्छे पब्लिशर हैं, कुछ नॉर्मल हैं, कुछ इसमें बोगस पब्लिशर्स भी आती हैं और कुछ ऐसे हैं जो रिकमेंडेड नहीं होते। नेक्स्ट, अगर हम किसी भी कॉन्फ्रेंस की रैंकिंग चेक करनी है, कॉन्फ्रेंस क्रेडिबल है या नहीं, तो उसकी रैंकिंग इस तरह से चेक होगी कि हम उसकी कोर रैंकिंग देख सकते हैं। क्यू रैंकिंग का भी क्राइटेरिया है, कोर रैंकिंग core.edu.au, ठीक है, तो आप उधर से उसकी कोर रैंकिंग चेक कर सकते हो। इस तरह से जो बुक्स हैं, तो बुक्स को चेक करने के लिए कि बुक अच्छी है, हमें उसको पढ़ना चाहिए या फिर उसमें काम सबमिट करना चाहिए, तो उसके लिए बुक के लिए उसकी पब्लिशर कौन सा है वो देखा जाता है। लाइक उसका पब्लिशर CRC प्रेस है, और या फिर उसका पब्लिशर वाइले है, स्प्रिंगर है, IEEE भी पब्लिशर होता है, एल्सेवियर भी है। एल्सेवियर आई एम नॉट श्योर, बट मतलब ये सब बुक्स पब्लिश कर रहे होते हैं अपने अपने कोरस्पॉन्डिंग फील्ड्स की। अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह हम उसको सेशन के एंड पे एक ही दफ़ा सबको एड्रेस कर लेंगे बारी-बारी। तो बेशक अभी क्वेश्चंस अपने पास लिख लें और एंड पे हम उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये पूरी तो डिस्कशन थी रिगार्डिंग के रिसर्च पेपर किस तरह के होते हैं, रिसर्च पेपर की टाइप्स कहाँ कैसी हैं और कहाँ-कहाँ पे पब्लिश किए जा रहे होते हैं रिसर्च पेपर्स। अब जो एक्चुअल इस टॉपिक का मकसद है उस पे इंशाल्लाह आते हैं कि इस टॉपिक का मकसद है कि उन सब प्रैक्टिसेस को, उन सब मेल प्रैक्टिसेस को हाईलाइट किया जाए जो कि रिसर्च के दौरान कंडक्ट हो रही होती हैं और जिनको या तो हम बस इग्नोर कर देते हैं या फिर उनका हमें पता ही नहीं होता, या फिर उनको हम बस इस तरह से इस कंसीडर ही नहीं कर रहे होते कि हम गलत कर रहे हैं। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एथिक्स, फ्रॉम यू कैन से रिलीजियस पर्सपेक्टिव एज वेल, कि हम देखें कि रिलीजियसली ये चीज़ ठीक है और एथिकली ये चीज़ ठीक है, मॉरली ये चीज़ ठीक है या नहीं चीज़ ठीक। मैं कुछ प्रैक्टिसेस हाईलाइट करूँगा सबसे पहले और उसमें मैं कैटेगराइज़ कर दूँगा कि ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक, और फिर उसके आगे कुछ और जो चीज़ें हमारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में हो रही हैं, और अच्छे लोग भी हैं और इस तरह से बुरे लोग भी हैं, मतलब एक प्रॉपर प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं, उनको मैं इंशाल्लाह हाईलाइट करता हूँ और फिर उस पे आगे फर्दर इंशाल्लाह डिस्कशन कैरी आउट करते हैं। सबसे पहले तो कि क्या हम किसी भी पर्सन का नेम ऐड अप कर सकते हैं अपने रिसर्च पेपर में विदाउट अ स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन। लाइक अगर किसी ने कोई स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन नहीं की, तो क्या हम उस बंदे का नाम ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसका सबसे ईज़ी और सिंपल आंसर ये है कि नो, वी कैन नॉट ऐड द नेम ऑफ द पर्सन अगर किसी ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया उस आर्टिकल में। नॉर्मली एक और क्वेश्चन जो रेज़ होता है वो ये होता है कि लेट्स सपोज़ 3 दोस्त हैं और वो कहते हैं कि हम रिसर्च पेपर लिखना तो बहुत मुश्किल काम है, तो हमें अब 3 रिसर्च पेपर चाहिए, तो एक बंदा एक पेपर पे काम करता है और बाकी तीनों का नाम ऐड अप कर देता है, दूसरा बंदा दूसरे पेपर पे काम करता है और बाकी तीनों का नाम ऐड कर देता है, और तीसरा तीसरे पे, तो इस तरह से उनके 3 पब्लिकेशन हो जाएँगे। क्या ये ठीक है या ये नहीं ठीक? तो इसका भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि इस तरह से नहीं ठीक। जब तक एक बंदे ने एक रिसर्च पेपर में प्रॉपर्ली कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो यू कैन नॉट ऐड द नेम ऑफ दैट पर्सन। इसी तरह से अगर आप अपने रिसर्च ग्रुप में हो और आप एक अच्छा काम कंडक्ट कर रहे हो, तो बहुत से लोग आपको कहते हैं कि आप फलाँ काम भी कर दो, हम आपका नाम आप अपने पेपर में ऐड अप कर देंगे, आप कुछ माइनर कंट्रीब्यूशन कर दो, और इस तरह करके कुछ माइनर कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे लोग कह रहे होते हैं कि जस्ट एक लालच दे रहे होते हैं कि वो अपना भी काम निकलवा लें और आपकी भी पब्लिकेशन आ जाए। तो दिस थिंग इज़ नॉट राइट एज़ वेल। फर्दरमोर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप मनी या इंसेंटिव्स देकर रिव्यूअर्स को या एडिटर्स को अपना पेपर पब्लिश करवा सकते हो या नहीं करवा सकते? लाइक डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव्स होते हैं कि आप लेट्स सपोज़ एडिटर को कि मैं फलाँ जगह का एडिटर हूँ, आप मेरा इस जर्नल में, इस कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिश करो, एक्सेप्ट करो, मैं आपका करूँगा। तो डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव्स होते हैं। तो क्या ये राइट है या नहीं ठीक? तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि दिस इज़ नॉट राइट। नेक्स्ट, क्या आप अपने इंस्टीट्यूट के दूसरे टीचर्स का या फिर आपके साथ जो कोलीग्स हैं उनका सिर्फ नाम ऐड कर सकते हो कि वो आपके दोस्त हैं? नो, यू कैन नॉट डू दिस। नेक्स्ट,
कि क्या आप किसी और से अपना थीसिस या अपना रिसर्च पेपर या फिर एफआईपी रिपोर्ट या कुछ भी ऐसा लिखवा सकते हो? नो, दिस इज नॉट राइट। अच्छा, अब ये कुछ थे पेपर में लोगों के नाम ऐड करने के रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मतलब एक और एथिकल जो मेल प्रैक्टिस हो रही होती है वो ये कि क्या आप मल्टीपल वेन्यूज में एक टाइम पे सबमिट कर सकते हो? लोग ऐसे करते हैं कि उन्हें पता होता है कि हमारा फलां जर्नल में आर्टिकल रिजेक्ट ही होगा हम सबमिट करेंगे तो, लेकिन वो फिर भी उसमें भी सबमिट करते हैं, दो तीन और में भी साथ सबमिट कर देते हैं कि क्या पता किसी से मेजर रिवीजन आ जाए और उसमें हम फर्दर कर लें, प्रोसीड कर लें, और जिससे फिर अगर उनको दो से मेजर रिवीजन या फिर एक्सेप्ट आ जाता है तो फिर एक को वो इग्नोर करते हैं। जबकि आप कभी भी किसी भी जर्नल में अगर सबमिट कर रहे हो तो उसके लिए कंपलसरी है कि आप उनकी जो ऑथर्स गाइडलाइन है उसमें पढ़ो, तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आप मोर देन वन सबमिशंस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि जो एक बहुत मेजर क्वेश्चन देखा जा रहा होता है कि इज इट गुड टू पब्लिश इन ओपन एक्सेस जर्नल्स? लाइक ओपन एक्सेस जर्नल जो कि एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस चल चल रही है हमारे ऑल ओवर द रिसर्च कम्युनिटी में, किसी स्पेसिफिक उसको टारगेट नहीं करूंगा, लेकिन लोग आई ट्रिपल एक्सेस में, आई ट्रिपल एक्सेस इज अ गुड जर्नल, बट ओपन एक्सेस को ओवरऑल देखा जाए कि ओपन एक्सेस में पब्लिश करना ठीक है या नहीं ठीक, तो इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ द ऑथर्स कि उनका ओपन एक्सेस में पब्लिश करने का मकसद क्या है। ओपन एक्सेस बेसिकली अगर एक आम जर्नल, एक अच्छा जर्नल आपके काम में एक साल लगाएगा या 6 महीने लगाएगा पब्लिशिंग में, तो ओपन एक्सेस वही 2 से 3 महीने में ले आएगा। उसमें रिव्यूअर्स के पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। लाइक आई ट्रिपल एक्सेस में रिव्यूअर्स को सिर्फ एक वीक दिया जाता है कि उन्होंने अपना रिव्यू सबमिट करवाना है, तो उनका रिव्यू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका नॉर्मल काम भी आगे निकल जाए और पब्लिश हो जाए। और अगर कोई बंदा ओपन एक्सेस में सिर्फ इस नीयत से पब्लिश कर रहा है कि उसका काम जल्दी से पब्लिश हो जाएगा, उसका काम इस काबिल नहीं है, लेकिन सिर्फ इस चीज़ को वो एक्सप्लॉइट करता है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है और मेल प्रैक्टिस में आती है। लेकिन अगर किसी का ये मकसद है कि मैं अपनी रिसर्च को ओपन रखना चाहता हूँ कि कोई भी जो बंदा सब्सक्रिप्शन नहीं परचेज कर सकता आई ट्रिपल की, लेट्स सपोज एल्सवेयर की, तो वो उस पेपर को एक्सेस कर सके। तो अगर ये मकसद है तो दैट्स अ डिफरेंट केस स्टोरी, लेकिन उस केस में भी ये सजेस्ट किया जाता है कि आप बजाय इसके कि आप ओपन एक्सेस जर्नल्स में पब्लिश करो, आप किसी भी अच्छे जर्नल में, क्वालिटी जर्नल में पब्लिश करो और उसको ओपन एक्सेस कर दो आप अपनी आर्टिकल को। मतलब आप इवन आई ट्रिपल ई कम्युनिकेशन सर्विस में या आई ट्रिपल ई ट्रांजेक्शन ऑन सर्विस कंप्यूटिंग या किसी भी जर्नल में पब्लिश करते हो जो अच्छे वेन्यूज हैं, और उन उस आर्टिकल को आप ओपन एक्सेस कर दो कि कोई भी एक्सेस कर सके, तो दिस इज़ नॉट अ लेजिटिमेट एक्सक्यूज कि आप कहो कि मैंने इसमें पब्लिश करना है जस्ट फॉर दिस रीज़न। अच्छा, ये बात होगी ओपन एक्सेस की। कुछ ऐसे जर्नल्स हैं ओपन एक्सेस के, ऐसे पब्लिशर्स हैं जिनको हम बोगस पब्लिशर्स नहीं कह सकते, बट उनमें पब्लिश करना एक अच्छे रिसर्चर्स के नज़दीक अच्छा नहीं समझा जाता। मतलब जो लोग अच्छी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखें या कम्युनिकेशन में देखें, तो प्रोफेसर दूसित नियातो या प्रोफेसर इकराम हुसैन या फिर प्रोफेसर मार्टिन रिजलिन, ये मतलब दीज आर गुड नेम्स जो कि बहुत अच्छे अच्छे पब्लिकेशन और कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रही हैं। या फिर प्रोफेसर दीना खताबी, तो मतलब वो कभी भी इस चीज़ को प्रेफर ही नहीं करेंगे कि उनका कोई एक आर्टिकल भी उन पब्लिशर्स में आए, जैसे कि हिंदावी है और इंडर साइंस है, एमडीपीआई के बहुत से जर्नल्स हैं जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं, ओपन एक्सेस हैं, आई गेस वो 2 या 2.5 लाख रुपए एक पब्लिकेशन का लेते हैं। तो इट इज़ नॉट सजेस्टेड कि इस तरह से किया जाए। एक बात तो ये होगी। तो ऑलवेज वी शुड ट्राई कि हम ओपन एक्सेस के बजाय सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल्स पे फोकस करें और उनमें अपनी पब्लिशिंग करें, बजाय इसके कि हम ओपन एक्सेस एक्सेस की तरफ जाएं। मैं फिर ये कहूँगा कि ओपन एक्सेस में पब्लिश करना गलत नहीं है, बट इट इज़ प्रेफरेबल कि अगर आपके पास दो आर्टिकल हैं और उनका इम्पैक्ट फैक्टर भी सेम है दो जर्नल्स का, और एक ओपन एक्सेस है और एक ओपन एक्सेस नहीं है, तो डेफिनेटली उसको प्रेफर किया जाएगा जो कि ओपन एक्सेस नहीं है और सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल है। और इसी तरह करके कुछ लोग इस चीज़ को भी एक्सप्लॉइट करते हैं कि ओपन एक्सेस के लिए वो करते ही हैं कि पेपर लिखा और फिर वो अपना पब्लिशर कह लें कि स्पॉन्सर ढूंढते हैं। चाइना से, साउथ कोरिया से, सऊदीया से, बहुत से कंट्री से, बहुत से और भी
यूरोपियन लैब्स हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे लोग कि सिर्फ और सिर्फ जो कि आप जिनका नाम ऐड करो और आपके ओपन एक्सेस की जो सारी आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस हैं एपीसी, तो वो पे करेंगे। तो इस तरह की लोग प्रैक्टिस कैरी आउट कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जिन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया होता उनका नेम भी वो ऐड अप कर रहे होते हैं अपने आर्टिकल्स में। अच्छा, यहाँ तक बात होगी कुछ चीज़ों की कि ये ठीक है या नहीं नहीं ठीक। अब कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कैरी आउट हो रही हैं। और बहुत से जो लोग रिसर्च कम्युनिटी में हैं, एक्टिवली रिसर्च कैरी आउट कर रहे हैं, तो भी इसको देख रहे होंगे, अपने इर्द गिर्द वो एनालाइज करेंगे तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें देखेंगे जो कि बिल्कुल गलत हैं। लाइक अभी जितनी भी आगे फर्दर मैं डिस्कशन करूंगा, जो एग्जांपल्स दूंगा वो बिल्कुल प्रेफरेबल नहीं है और वो करना बिल्कुल ठीक नहीं है। सबसे पहली उसकी एग्जांपल ये है कि कुछ रिसर्चर्स ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो एक कोई ट्रांजैक्शन लेवल का आर्टिकल होगा, एक अच्छी जगह पे पब्लिश हुआ होगा, उसको पिक करेंगे और उसको उस आर्टिकल को पूरे का पूरा रिफ्रेश करेंगे, उसमें सारे मैथमेटिकल सिंबल्स चेंज करेंगे, इसी तरह से उसमें सारी इक्वेशंस रीराइट करेंगे, उसके जो ग्राफ्स हैं उनको खुद से बना लेंगे। मतलब उसके कह लें कि उसमें बार ग्राफ बना हुआ है तो आप उसके अंदर लाइन ग्राफ बना लो, मतलब सेम डाटा वही होगा बट उस ग्राफ को खुद कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई भी प्लेजरिज्म ना आए। टाइटल थोड़ा सा चेंज करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा चेंज करेंगे और किसी भी और जर्नल में भेज देंगे। और इसको वो एक साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन कह रहे होते हैं, जबकि ये पूरे का पूरा प्लेजराइज्ड वर्क है। इसको इंटेलिजेंट प्लेजरिज्म कहते हैं। तो इस ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये बिल्कुल भी एथिकल नहीं है, मॉरल नहीं है। और इस इसका अगर पता चले कि कोई भी किसी भी ऑथर ने इस तरह से किया है, तो उसका नतीजा ये होता है कि लाइक अगर ओरिजिनल ऑथर्स वो पेपर देख लें, नॉर्मली तो वो रिव्यूअर्स ही हाईलाइट कर लेते हैं और वो रिव्यूअर ही उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं। कभी कभार होता है कि कोई आर्टिकल रिव्यूअर्स की नज़र से मिस हो जाए और वो उसको डिटेक्ट ना कर सकें, तो उस केस में ये होता है कि इन केस अगर ओरिजिनल ऑथर्स के पास वो चीज़ चली जाए कि इन्होंने हमारा काम कॉपी किया है, तो वो उस आर्टिकल के खिलाफ कह लें कि कंप्लेन करते हैं। और जब वो कंप्लेन प्रूफ नहीं हो सकती, मतलब ये कि जो ओरिजिनल कह लें कि जिन्होंने वो सबमिट करवाया था बोगस आर्टिकल, वो उसको क्लेम नहीं कर सकते कि उनका अपना काम है, तो वो पेपर रिजेक्ट हो जाता है। उसके साथ साथ वो पॉसिबिलिटी है कि वो लाइक कुछ ऑथर्स अगर कोई इसको क्लेम करे कि मैंने ये सारा काम किया था बाकी ऑथर्स ने नहीं किया था, तो उसको वो लाइफ टाइम बैन भी हो सकता है IEEE से। लेट्स सपोज मैं IEEE की बात कर रहा हूँ, तो लाइफ टाइम बैन भी हो सकता है, 5 ईयर्स के लिए बैन भी हो सकता है। इस तरह करके उसको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। तो ये बहुत ही एक गलत प्रैक्टिस है जो कि चल रही होती है। नेक्स्ट, इसी तरह करके एक और आइडिया बेस्ड प्लेजरिज्म, कि किसी और का आइडिया पिक किया किसी आर्टिकल से और फिर उस आइडिया को खुद से इम्प्लीमेंट किया और उसमें कुछ चेंजेस की, ठीक है। और उसको ना दूसरे काम को साइड किया, ना अगर किसी का बिल्कुल एग्जैक्टली आप कॉपी करके उसमें कर रहे हैं, तो एक तो ये है कि आपने प्रॉपर टेक्निकल इन्हांसमेंट किया उसके आइडिया में, तो ये तो एक डिफरेंट चीज़ है। नॉर्मली कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरे का ही काम सिर्फ रिफ्रेश करके आइडिया बेस, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करते होंगे वो, लेकिन उसी को रिफ्रेश करके कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, कुछ लोग ऐसे मेल्स जैसे चल रही होती हैं कि लोग दूसरों से आर्टिकल्स लिखवा रहे होते हैं, कुछ ऐसे स्पिनिंग के भी चीज़ें चल रही हैं। इस तरह करके एक और चीज़ सेल्फ प्लेजरिज्म भी लोग कर रहे होते हैं। मतलब एक बंदे ने एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया, उस एक्सपेरिमेंट को उसके रिजल्ट्स आए, उन एक एक ही रिजल्ट की बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि एक बंदे ने एक कम्युनिकेशन वाला, थोड़ा सा मेरे से इसमें ज़्यादा इसको समझेंगे उस लिहाज से कि उसने नेटवर्क सिमुलेटर 2 में एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया और उसके रिजल्ट्स लिए। अब वो प्रोटोकॉल के रिजल्ट्स वो सिर्फ और सिर्फ लेट्स सपोज पहले उसने 10 नोट्स लिए थे और एक उसने आर्टिकल पब्लिश कर दिया। नेक्स्ट वो 20 नोट्स लेते हैं, उसकी डोमेन टोटली चेंज कर देते हैं। पीछे से एक्सपेरिमेंट वही है, उसने एक्सपेरिमेंट चेंज नहीं किया और सेम वही एक्सपेरिमेंट है और कुछ भी डिफर नहीं हुआ। बस ऊपर से उसने आर्टिकल में डोमेन चेंज की, पूरा राइटअप चेंज किया, इक्वेशंस के सिंबल्स चेंज किए और एक नया आर्टिकल प्रोड्यूस कर दिया। इस तरह करके लोग एक एक रिजल्ट्स एक एक्सपेरिमेंट से 10 10 15 15 रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं।
तो इसके खिलाफ भी कंप्लेंट्स होती हैं, और कुछ आर्टिकल्स रिजेक्ट भी होते हैं, बट ये सेल्फ प्लेजरिज्म में आता है। तो सेल्फ प्लेजरिज्म में हर आर्टिकल की या फिर हर पब्लिशर की अपनी पॉलिसी होती है। तो इवन आप अपने प्रीवियस कोई पब्लिश्ड आर्टिकल है तो उसकी फिगर भी यूज़ नहीं कर सकते, आपको या तो परमिशन लेनी पड़ती है या फिर आपको उस पब्लिशर को पे करना पड़ता है। तो डिफरेंट वेज होते हैं, तो ये चीज़ भी एथिकल नहीं है अगर देखा जाए। नेक्स्ट के कुछ लोग ऐसे कर रहे होते हैं कि वो अपने सारे ग्रुप का नाम जो है ना वो लाइक बहुत से कंट्रीज में इस तरह के ग्रुप चल रहे होते हैं कि एक बंदा काम करता है, बाकी सबका नाम आ जाता है, फिर दूसरा बंदा काम करता है, फिर बाकी सबका नाम आ जाता है पेपर में, जबकि उन्होंने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया होता। बस ये कि हमारे लैब मेंबर है, हमारा ग्रुप मेंबर है, हमारा कोलीग है, तो हम उसका नाम एडअप करेंगे। तो ये भी बिल्कुल एक गलत ट्रेंड है जो कि चल रहा है। तो इस तरह की ट्रेंड्स भी बिल्कुल एथिकल नहीं है। कुछ लोग इन ट्रेंड्स को कोलेबोरेशन का नाम भी दे रहे होते हैं कि हम तो कोलेबोरेट कर रहे हैं, हम अपने और इसको वो लीगल या एथिकल बनाने के लिए क्या करते हैं कि वो उस बंदे से पेपर पीयर रिव्यू इस बंदे से पेपर रिव्यू करवा लेंगे, यार तुम एक दफ़ा पढ़ लो और इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या फिर कुछ भी ऐसा है तो उसको एक दफ़ा देख लो कि जस्ट टू सेटिस्फाई इनर सेल्फ कि भाई मैंने उससे काम करवाया था। तो इस तरह की कोई कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन नहीं कहते। कंट्रीब्यूशन वो होगी जब कुछ जो है ना वो एक्चुअल में कंट्रीब्यूट करेगा और ये इंसान को खुद पता होता है कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा। इसमें सबसे पहले तो किसी के साथ भी कोलैबोरेट करने का पहले एम क्लियर होना चाहिए कि हम उससे कोलैबोरेट कर क्यों रहे हैं। कोलैबोरेट के 2 ही रीज़न्स के लिए मेरी नज़र में, बाकी और भी लोग अपनी जस्टिफिकेशंस दे सकते हैं इसमें। लेकिन मेरी नज़र में 2 ही चीज़ों की बेसिस पे कोलैबोरेट हो सकता है। या तो आप उस बंदे से काम सीखते हो या फिर आप उस बंदे को काम सिखाते हो। इसके अलावा कोई थर्ड टाइप ऑफ कोलैबोरेशन की कोई लॉजिक नहीं बनती। मतलब लेट्स सपोज़ अगर आप एक बहुत अच्छे रिसर्चर भी हो, तो आपसे कोई बहुत अच्छा और रिसर्चर है, आप उसको कहते हो कि मैंने आपसे काम करना है, तो आप उससे इनडायरेक्टली ये कह रहे होते हो कि आप मुझे काम सिखाओगे, और फिर वो आपको ट्रेन करता है। या फिर कोई आप एक अच्छे रिसर्चर हो और कोई न्यूली रिसर्चर आपको जो है ना वो अभी जो रिसर्च की फील्ड में है वो आपको आके कहता है कि मैंने रिसर्च कंडक्ट करनी है तो मुझे गाइड करो, तो आप उसको काम सिखा रहे होते हो। इसके अलावा जो थर्ड टाइप की कोलेबोरेशन हो रही होती है कि एक फैकल्टी में 5-7 लोग बैठे हैं और एक बंदा काम करता है और 4-5 लोगों का बाकियों का नाम डाल देता है, फिर बाकी काम करते हैं, फिर 4-5 लोगों का और नाम डाल देते हैं। तो इसमें की कोलैबोरेशन की कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनती। लेट्स सपोज़ कि 5 प्रोफ़ेसर या 5 एसोसिएट प्रोफ़ेसर या 5 असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एक 5 पेज के कॉन्फ्रेंस पेपर पे काम कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत स्पेसिफ़िक कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। तो इस पेपर में या फिर इस तरह के नाम डलवाने की कोई लॉजिक नहीं बनती कि ये इसको कोलैबोरेशन की तरह से किस तरह से जस्टिफ़ाई किया जा सकता है। ये तो डिफरेंट टाइप की कोलैबोरेशंस थी। इसके अलावा एक कॉन्फ्रेंस के पर्सपेक्टिव में एक चीज़ जो चल रही होती है जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ऑल ओवर यूरोप देखने को मिलती है, और पाकिस्तान में भी इस तरह की प्रैक्टिसेस चल रही हैं कि लोग लोगों स्मॉल लोकल कॉन्फ्रेंसेस की में पब्लिकेशन की तरफ जाते हैं कि उनकी जो लाइक वो एक बहुत ही माइनर सा कंट्रीब्यूशन करेंगे, लाइक या फिर लेट्स सपोज अपने बैचलर्स के स्टूडेंट्स को कहेंगे कि आपने एफआईपी किया है, इसमें एफआईपी में कोई स्पेसिफिक टेक्निकल कंट्रीब्यूशन तो होती नहीं है। डिपेंड करता है कि कुछ एफआईपीज बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ एफआईपीज बहुत सिर्फ एप्लीकेशन बनाई होती है उन्होंने। तो वो कहते हैं कि नहीं आप इसको रिसर्च पेपर के फॉर्म में पब्लिश करो, और इसका वे क्या करते हैं वो ये अच्छे जर्नल में तो पब्लिश होगा नहीं, क्योंकि उसमें कुछ उन्होंने टेक्निकल नोवेलिटी इंट्रोड्यूस नहीं की। अ, हमजा हम इसको एट द एंड ऑफ द सेशन सब क्वेश्चंस को इंशाल्लाह डील करेंगे, तो आप ये लिख लें, तो इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं कॉन्फ्रेंसेस पे था, तो लाइक वो करते ही हैं कि लेट्स सपोज एफआईपी है किसी का भी, तो वो एफआईपी को एक छोटा सा 5-6 पेज का कॉन्फ्रेंस पेपर बनाएंगे और कोई किसी भी लोकल कॉन्फ्रेंस में किसी भी कंट्री में, नॉट कंट्री स्पेसिफिक, किसी भी कंट्री में पब्लिश कर देंगे। किसी भी लोकल कॉन्फ्रेंस में इसमें कुछ भी चेक नहीं हो रहा होता कि इसमें क्या है क्या नहीं, अपनी तरफ से लोग रिजल्ट बना के डाल रहे होते हैं। और इस तरह से इसके पीछे भी डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट वेज सबसे डिफरेंट रीजंस होती हैं, डिफरेंट उनके कह लें कि बैक एंड पे इसके फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि वो
अगर तो एक चीज़ और इसमें अंडरस्टैंड करने की है कि लोकल कॉन्फ्रेंस चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे फ्रांस में हो रही हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे आयरलैंड में हो, अगर कहीं पर भी कोई लोकल कॉन्फ्रेंस हो रही है तो वो लोकल ही कंसीडर होगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी तो आयरलैंड में कॉन्फ्रेंस है या फिर हमारी टर्की में कॉन्फ्रेंस है तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। अगर वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का क्राइटेरिया ही ये है कि एक तो वो हर साल नए वेन्यू पे हो, नई कंट्री में हो, और उसमें डिफरेंट आप कहें कि कॉन्फ्रेंस की, जैसे हमने कहा था कि कैटेगराइजेशन भी होती है, पहले कोर रैंकिंग आप देख सकते हो। तो एक अगर एक कॉन्फ्रेंस है जो कि हर साल इस्तांबुल में ही हो रही है, या फिर हर साल इस्लामाबाद में हो रही है, या हर साल लाहौर में हो रही है, तो उसको हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कह सकते। बेशक उसमें बाहर से लोग भी आ रहे हैं, या फिर आप टर्की जाते हो तो वो लाजमी नहीं कि वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो लोकल कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। तो वो करते क्या हैं कि लोकल कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करते हैं, और उसके बैकएंड पे उनका एजेंडा ये होता है कि वो फंडिंग लें अपनी कोरस्पॉन्डिंग यूनिवर्सिटी से, अपने कोरस्पॉन्डिंग कह लें कि जो भी इदारे उस टाइम पे उनके गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर गवर्नमेंट के दर्जे से पाकिस्तान में HEC है, या फिर कुछ भी। तो उनका बेसिक एम ये होता है कि वो फंडिंग लें उन इदारों से, और फंडिंग को भी वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। लाइक उनके कुछ जानने वाले होंगे वहां जाके, लेट्स सपोज एक टर्की में किसी बंदे ने पेपर पब्लिश किया, कॉन्फ्रेंस में, लोकल कॉन्फ्रेंस में सबमिट किया, और वहाँ पे उसके रिलेटिव्स भी थे, तो उसने एयर फेयर के अलावा बाकी सब चीजें गवर्नमेंट को तो या फिर अपने इदारे को तो शो की कि मैंने ये सब एक्सपेंड किया है, लेकिन बैक एंड पे वो सब चीजें सेव कर रहा है क्योंकि वो कहीं और जाके रह रहा है। तो बहुत ज्यादा वेज होते हैं लोगों के इन चीजों को एक्सप्लॉइट करने के। तो इसी तरह करके इसमें बात ये है कि आपको कभी भी लोकल कॉन्फ्रेंसेस में पब्लिकेशन की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। एक तो ये कि उसमें आपकी कोई कैपेसिटी डेवलप नहीं होती कि आप कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं करते। अगर आप बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन लोकल कॉन्फ्रेंस में पब्लिश कर रहे हो तो आप अपने काम के साथ ज्यादती कर रहे हो। और अगर आप कुछ नॉर्मल सा काम कर रहे हो तो वो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा। कल को अगर आप एक अच्छी रिसर्च भी कंडक्ट करते हो तो फिर भी वो जो आपने एक नॉर्मल सी कॉन्फ्रेंस पब्लिश किया होगा वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो आप उसको बाद में कैसे जस्टिफाई करोगे? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक बहुत बुरा ट्रेंड कैरी आउट हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कि लोग क्या कर रहे हैं, FIP के स्टूडेंट्स को उनसे भी पैसे लेते हैं, और एक नॉर्मल सी कॉन्फ्रेंस पब्लिश कर देते हैं, और लोगों के बैचलर्स में कॉन्फ्रेंस के 5 5 7 7 कॉन्फ्रेंस आर्टिकल्स आ रहे हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा कि कॉन्फ्रेंस आर्टिकल्स जब वो लोग स्कॉलरशिप सिक्योर करने जाते हैं तो वो यही कॉन्फ्रेंस आर्टिकल उनके लिए बजाय फायदा देने के उनको नुकसान देते हैं, क्योंकि अच्छे रिसर्चर्स हमेशा यही कंसिडर करते हैं कि इस बंदे की बेस ही अच्छी नहीं बनी हुई तो ये आगे कैसे कंटिन्यू करेगा रिसर्च। इसको आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी कुछ प्रैक्टिस इसको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा एक और जो मेल प्रैक्टिस चल रही होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो ये कि लोग किसी का डिस्कशन उठाते हैं, मतलब किसी का PhD डिफेंस उठाते हैं, उसमें से उसके ग्राफ मैनिपुलेट किए, उसकी क्वेश्चंस चेंज किए, और उसका एक पेपर बनाया और उसको लोकल कॉन्फ्रेंसेस में भेज दिया है, फिर बोगस जर्नल्स में भेज दिया है, फिर कहीं पे भी। तो ये कॉन्फ्रेंसेस वाले नॉर्मली चेक नहीं, मैं सब की बात नहीं कर रहा, बहुत सी लोकल कॉन्फ्रेंसेस भी अच्छी होंगी, लेकिन नॉर्मल जो ट्रेंड चल रहा है तो वो इतना ज़्यादा चेक नहीं कर रहे होते कि ये कहाँ पे काम पब्लिश हुआ है, कहीं पे हुआ है, कहीं पे नहीं हुआ, या क्या इसका क्राइटेरिया है। तो इस बेस पे वो वहाँ पे उनका आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाता है, और वो किसी और का काम कॉपी पेस्ट करके अपना दे के भेज देते हैं। अगर वो उस डिसर्शन वाले को, उस PhD स्टूडेंट को कभी पता चलेगा कि इसका काम इस जगह पर इस तरह से पब्लिश हुआ है, तो वो क्लेम कर सकते हैं, और हो सकता है 10 साल बाद आपके ऊपर आप ब्लैक लिस्ट हो जाओ, जब आप इन सब चीज़ों से ना वो कैसे तौबा भी कर चुके हो, तो भी पॉसिबिलिटी है कि आपको 10 साल बाद इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़े। तो इस चीज़ को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। इस तरह से कुछ और डिस्कशन हो रही थी के साथ, तो उसमें एक और चीज़ सामने आई कि कुछ सुपरवाइजर्स अपने स्टूडेंट से पैसे लेते हैं कि हम आपका काम पब्लिश करते हैं फलां कॉन्फ्रेंस में, और उसमें और बैक एंड पे वो क्या करते हैं, वो उन कॉन्फ्रेंसेस से स्टूडेंट ग्राउंड से अप्लाई करते हैं, बहुत सी चीज़ें अप्लाई करते हैं, वो पब्लिकेशन फी रिड्यूस करवा लेते हैं और स्टूडेंट से पूरे पैसे ले लेते हैं। तो इस तरह की बहुत सी प्रैक्टिस चल रही होती हैं। एक और जो प्रैक्टिस चल रही है वो ये कि अक्सर HODs या फिर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट्स के हेड्स हैं वो जाते हैं मास्टर्स की डिफेंसेस में या फिर मास्टर डिफेंस में दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में या फिर और जगहों पे और देखते हैं कि किस तरह किसका काम जो है अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, तो वहाँ से वो आइडियाज़ पिक करके आते हैं और यहाँ से अगर उसका डिफेंस का थीसिस मिल जाए तो बहुत ही बेहतर। अगर नहीं तो वो यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटीज़ में आके अपने इंजीनियर्स को या फिर अपने जो उस उनके अंडर काम कर रहे होते हैं उनको लगा देते हैं कि आप इस पे काम करना शुरू कर दो। और वो इंटेलिजेंटली उस बंदे के ओरिजिनल काम से पहले उसी का काम सबमिट करवा देते हैं एक लोकल कॉन्फ्रेंस में या फिर एक ओपन एक्सेस जर्नल में, क्योंकि अब अगर एक बंदे ने अच्छा काम किया है तो वो चाहेगा कि वो डेफिनेटली एक अच्छे ट्रांजैक्शन आर्टिकल में पब्लिश हो या फिर एक अच्छे जर्नल में पब्लिश हो। लेकिन उससे पहले वो एक बंदा 4 हफ्तों में या 6 हफ्तों में उसी के काम को कॉपी पेस्ट करके, मतलब लिखने में तो शायद वो 1 हफ्ता भी ना लगाते हैं, लेकिन वो पब्लिकेशन में 4 से 6 हफ्तों में उसका काम वो पब्लिश कर देते हैं और जो एक्चुअल बंदा होता है वो उसको क्लेम, मतलब उसको पता भी नहीं होता कि उसके काम के साथ क्या हो गया। इस तरह करके जो इंस्टीट्यूट के लाइक बहुत से लोग हैं जो कि इस चीज़ को कर रहे होते हैं, फिर वो लोगों का उसमें नाम डलवाने के पैसे लेते हैं कि आपने अगर इस पेपर में नाम डलवाना है तो आप उसके पैसे दो, और इसी तरह करके बैक एंड पे इसके लिए भी कुछ लोग ग्रांट्स अप्लाई कर रहे होते हैं कि एक तो उन्होंने नॉर्मल जो काम कर रहे हैं उस चीज़ पे उनसे भी पैसे ले लिए, फिर उसके बाद उस चीज़ में कह लें कि उसकी भी ग्रांट्स अप्लाई कर दी गवर्नमेंट से अपनी करस्पॉन्डिंग यूनिवर्सिटी से कि हमने ये काम किया, इसकी ग्रांट दो, हमने इसको कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करना है, और इस तरह करके कुछ यूनिवर्सिटीज़ की भी इसमें मेल प्रैक्टिस होती है कि यूनिवर्सिटीज़ फैकल्टी वालों को फोर्स करती हैं कि आपने इतनी नंबर ऑफ पब्लिकेशंस करनी है एक साल में या फिर जिस तरह से भी, तो उसकी वजह से कुछ फैकल्टी वाले ओपन एक्सेस की तरफ जाते हैं जो कि बिल्कुल भी एक अच्छा वे नहीं है अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट एक और जो इशू चल रहा होता है, मेल प्रैक्टिस चल रही है, वो ये कि एक बुक चैप्टर जो है किसी भी बुक में या फिर अपने किसी भी आर्टिकल में या फिर आप बुक चैप्टर लिखते हो या फिर कॉन्फ्रेंस में लेट्स फॉर एग्जांपल ले लें, तो उसमें आप 20 से 25 साइटेशंस करते हो, 20 से 25 रेफरेंसेस डालते हो, लेट्स सपोज 25 रेफरेंसेस आपने डाले, तो आप के 25 रेफरेंसेस में 20 रेफरेंसेस वो होंगे जो आपके अपने आर्टिकल्स के होंगे। ऐसे कह लें कि जब वो आर्टिकल ऑनलाइन आएगा तो आपकी 20 साइट नंबर ऑफ साइटेशन इंक्रीज हो जाएंगी। अब अपने काम को साइट करने में हर्ज नहीं है, लेकिन आपको खुद ही अंदाजा हो जाता है कि आप ये अननेसेसरी साइट कर रहे हो या फिर इसकी लॉजिक बनती है। अगर आप 25 रेफरेंसेस में से 20 रेफरेंसेस अपने ही डाल रहे हो तो इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती, इसकी कोई रीज़न नहीं बनती कि आप किस वजह से ये कर रहे हो। एक मेल प्रैक्टिस ये कर रही होती है, ये चल रही होती है। अच्छा, उसके अलावा अभी इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली बैचलर्स या फिर मास्टर्स के स्टूडेंट जिनको इतना ज़्यादा पता नहीं होता कि क्या हो रहा है या फिर रिसर्च किस तरह से होती है, तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है और सिर्फ रिसर्च पेपर के नाम पर उनसे बहुत कह लें कि ये मैं तो इसको फ्रॉड ही कहूँगा कि फ्रॉड ही किया जा रहा होता है कि वो ये समझते हैं कि यही रिसर्च पेपर है, यही इसी को रिसर्च कहते हैं कि बस कॉपी पेस्ट किया, अपना नाम डाला, लिखा, अपने एफआईपी में छोटी सी एप्लीकेशन बनाई और उसको वो रिसर्च समझ लेते हैं। जबकि रिसर्च इन सब चीज़ों से बहुत आगे है। अगर देखा जाए, अगर आपने कोई भी अच्छी टेक्निकल कंट्रीब्यूशन करनी है तो वो इन सब चीज़ों से बहुत आगे है। अब इसके कॉन्सिक्वेंस सबसे पहले ये होता है कि जो अच्छे रिसर्चर्स हैं, जो अच्छे सुपरवाइजर्स हैं, वो ऐसे स्टूडेंट्स को अपने रिसर्च ग्रुप में लेते ही नहीं हैं। लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे भी अक्सर एप्लीकेशन आ रही होती हैं मेरे सुपरवाइजर के पास या फिर फर्दर उसमें, तो उनमें अक्सर डिस्कशन हो रही होती है। तो अगर कोई बंदा है जिसके 4 से 5 रिसर्च पेपर्स हैं या 6-7 रिसर्च पेपर हैं बैचलर्स लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे, तो और वो बोगस जर्नल्स या बोगस आर्टिकल्स में उसमें कॉन्फ्रेंसेस में है, बिल्कुल लोकल से कॉन्फ्रेंसेस में है, तो उसकी एप्लीकेशन वैसी ही साइड पे कर दी जाती है। उसकी मेजर रीज़न ये होती है कि जस्ट अ सेकंड, उसकी मेजर रीज़न ये होती है कि आप वो कहा जाता है कि इस बंदे की बेस ही इस तरह की बनी है कि ये रिसर्च को, ये इस चीज़ को रिसर्च समझ रहा है जो कि एक्चुअल में रिसर्च है नहीं। तो इस वजह से इस तरह की एप्लीकेशंस को वैसी साइट पे कर दिया जाता है, चाहे वो बंदा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसकी जो रिसर्च करने की जो बेस है कि वो एक गलत चीज़ को रिसर्च समझ रहा है,
तो इस वजह से बहुत से अच्छे रिसर्चर्स इस तरह की एप्लीकेशंस को वैसे ही साइड पे कर देते हैं कि हम ऐसे स्टूडेंट को अपनी लैब में ही नहीं रखना चाहते। हाँ, बहुत से जो उसी तरह के रिसर्चर्स होंगे, क्या पता उसको एक्सेप्ट भी कर लें, लेकिन जो अच्छे रिसर्चर्स हैं उनको आप इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन मिले, जो सुपरवाइजर्स हैं जो अच्छी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, उनको अगर इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन मिले तो वो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर देते हैं, और उसके बजाय उस बंदे को प्रेफर कर लेंगे कि जिसके पास स्किल्स होंगे, लेकिन उसकी पब्लिकेशन नहीं होगी। इस तरह करके भी रिसेंटली एक भाई से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि एक बंदा जिसके 30 कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस हैं और वो अभी स्कॉलरशिप ढूंढ रहा है, बट उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, जबकि उसके पास 30 रिसर्च पेपर्स हैं, सो कॉल्ड रिसर्च पेपर हैं, इनको मैं रिसर्च पेपर भी नहीं कहूँगा, लोकल कॉन्फ्रेंसेज में, या फिर एक ऐसे बुक चैप्टर जिसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक चीज़ तो ये होगी, और इस तरह करके और कुछ एथिकल इश्यूज होते हैं जो कि आप अगर एज अ रिव्यूअर या फिर एज एन एडिटर सर्व कर रहे हो डिफरेंट जगहों पे, तो या तो आप देखोगे और रिव्यूअर इस तरह से कर रहे हैं या फिर इस तरह की प्रैक्टिसेस कैरी आउट हो रही होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ये होगा, इसको अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जो चीज़ देखी जा रही होती है, वो ये कि अक्सर रिव्यूअर्स ये करते हैं कि वो अपने आर्टिकल को इसको ऑन करते हैं। अक्सर रिव्यूअर्स अपने आर्टिकल्स को, लाइक उनके पास एक पेपर रिव्यू होने को आया है, तो क्या करेंगे वो अपने आर्टिकल कहेंगे कि आपके लिए आपके पेपर में ये आर्टिकल होना बड़ा ज़रूरी है, आप इसको रेफरेंस को इसको साइड करो और इस तरह से करो। तो वो एक्चुअल में अपने आर्टिकल्स की साइटेशंस इंक्रीज कर रहे होते हैं कि नंबर ऑफ साइटेशंस उनकी बढ़े, जबकि उस आर्टिकल की लेट्स एक रिव्यूअर है, रिव्यूअर एक्स, उसका अपना एक आर्टिकल है जो कि उसके पास जो रिव्यू करने होने वाला आर्टिकल है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो लेकिन फिर भी वो कहेगा कि मेरा पेपर साइड करो, अगर वो जो ऑथर्स हैं वो पेपर साइड कर देते हैं तो उनके बड़े चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि उनकी पब्लिकेशन हो जाएगी उस जर्नल में। तो इस तरह की बहुत सी मेल प्रैक्टिस चल रही होती हैं, एडिटर्स के दरमियान में ये चल रहा होता है कि आप मेरा ये पेपर एक्सेप्ट करवाओ, तो मैं जिस जर्नल का एडिटर हूँ तो मैं वहाँ पे आपका पेपर एक्सेप्ट करवाऊंगा। इस तरह की और प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं, और इसको ओवरकम करने के लिए बहुत से लोग मतलब जर्नल्स ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। लाइक बहुत से जर्नल्स ने ब्लाइंड पीयर रिव्यू शुरू किया कि वो कहते थे कि जब भी आप आर्टिकल सबमिट करो तो ऑथर्स के नाम नहीं होने चाहिए, ताकि रिव्यूअर्स को या एडिटर तक को ऑथर्स के नाम ना पता चले, सिर्फ एडिटर इन चीफ को पता हो। उसका भी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया कि वो जर्नल का जो मेन कह लें कि जब आप सबमिट करते हो तो एक आईडी होती है, तो वो आईडी के थ्रू ट्रैक कर, मतलब हर चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, देखा जाए तो एक्सप्लॉइट करने के, तो इससे वैसे ही रिफ्रेन करना चाहिए। मतलब अभी हम इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे जो कि मेल प्रैक्टिसेस थी। अब ये सब चीज़ें तो डिस्कस कर ली, अब द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि इन सब का सोल्यूशन क्या है। मतलब अगर एक बंदा बैचलर्स लेवल पर है, उसकी बैचलर्स फाइनल ईयर में है या फिर मास्टर्स का फाइनल ईयर मतलब सेकेंड ईयर में है, तो वो क्या करे। मतलब एक बैचलर्स में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, या फिर ये वो चल रही होती है कि पब्लिकेशन करनी है, पब्लिकेशन नहीं होगी तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, और ये जो कि बिल्कुल फॉल्स ट्रेंड है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं मुझे जब पीएचडी की स्कॉलरशिप मिली थी, तो मेरे उस टाइम पे कोई पब्लिकेशन नहीं थी। मेरे एक पेपर अंडर रिव्यू ज़रूर था, लेकिन कोई कहीं पर भी पब्लिश नहीं था। तो अगर आपकी प्रोफाइल टेक्निकली स्ट्रांग है, तो वो आपको जो सुपरवाइजर्स हैं उनको वो आपको ज्यादा उसके सामने एज होगा एज कम्पेयर टू कि अगर आपके कोई दो चार रिसर्च पेपर्स हैं और एक बोगस सी जर्नल्स या कॉन्फ्रेंसेस में पेपर्स हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें करना क्या है, सोल्यूशन नंबर वन वो ये कि हमें अवॉइड करना है किसी भी लोकल कॉन्फ्रेंस में और किसी भी बोगस से या फिर अंडर रेटेड ओपन एक्सेस जर्नल में पब्लिश करने से, और किसी भी इस तरह के कह लें कि जगह पे पब्लिश करने से जिसका कोई फायदा ना हो। जो कि आप अगर 10 साल बाद आप एक अच्छे रिसर्चर बन जाते हो और आप अपनी प्रोफाइल में वापस जाकर देखते हो तो कहते हो कि ये क्या चीज़ है। मतलब ये इस तरह की किसी भी चीज़ से रिफ्रेन करना है, नंबर रेस में नहीं लगना। मतलब जिस तरह से रिसर्च पेपर की मेरा एक पेपर हो गया, दो पेपर हो गए, तीन पेपर हो गए, तो इस
चीज़ से रिफ्रेन करना है आपको। सबसे पहला तो काम तो ये करना है। सेकंड जो चीज़ करनी है, जो भी बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर में हैं और वो आगे फर्दर मास्टर्स की स्कॉलरशिप देखना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट पीएचडी की स्कॉलरशिप देखना चाहते हैं, जो कि आजकल काफ़ी कॉमन हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनको सबसे पहली सजेशन ये है कि वो अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करें, मतलब जिस फील्ड में भी हैं वो। लेट्स सपोज डीप लर्निंग में है, तो डीप लर्निंग के वो मॉडल सीखें, गान सीखें या फिर और उस तरह के मॉडल सीखें जो कि अभी रिसेंट चल रही हैं, जो कि जिन पे अभी काम हो रहा है या फिर जो फ्यूचर में काम होगा जिनके ऊपर। और उसको समझने के लिए वो अपने जर्नल्स के, अपने करस्पॉन्डिंग जर्नल्स के रिसेंट पेपर्स देखें कि कौन क्या क्या काम पब्लिश हो रहा है। इस तरह करके सेकंड चीज़ जो मतलब अगर आप किसी और फील्ड में हो, लेट्स सपोज आप कम्युनिकेशन में हो, तो आप प्रोटोकॉल्स देखो कि कौन-कौन से प्रोटोकॉल्स रीसेंट हो रहे हैं, कौन सी फील्ड्स में काम हो रहे हैं। लेट्स सपोज 5G में आ गया है, अब 5G एंड बियॉन्ड की बात हो रही है। 5G की कह लें कि वो टेक्नोलॉजी जो 5G की इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें ब्लॉकचेन हो गया, फिर बाकी टेक्नोलॉजीज़ होगी। तो उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात मतलब हो रही है, तो आप उनको सीखने की कोशिश करो कि आप नैनो ऑर्थोगोनल मल्टीप्लेक्सेस में क्या काम हो रहा है, उसको कोई कोई काम इम्प्लीमेंट कर लो। आप कोई एक सिमुलेटर सीख लो, लाइक लेट्स सपोज नेटवर्क सिमुलेटर 2 सीख लो, NS3 सीख लो, NS3 पे आजकल बहुत काम हो रहा है। मैं इस तरह करके अगर आप एज कंप्यूटिंग पे देख रहे हो, मिनीनेट सीख लो। मतलब ये कि आप अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करो। एक और चीज़ जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग आपको कर सकती है, तो वो ये कि आप ऑप्टिमाइज़ेशन सीखो। ऑप्टिमाइज़ेशन इन अ सेंस के ऑप्टिमाइज़ेशन नॉट इन अ वे कि आप किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करना सीखो। ऑप्टिमाइज़ेशन एक प्रॉपर टूल है कि आप मैथमेटिकली किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम के फॉर्म में फॉर्मूलेट कैसे करते हो और उसको आगे कैसे लेकर चलते हो। तो नॉर्मली हम रिसर्च पेपर्स में देख रहे होते हैं, जो अच्छे क्वालिटी रिसर्च पेपर्स हैं, ट्रांज़ैक्शन के आर्टिकल्स हैं या बाकी रिसर्च पेपर्स हैं, तो उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स होती है और सब होता है, तो हमें वो ऊपर से गुजरी होती है कि मैथमेटिक्स हुई कैसी है। तो वो कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक प्रॉब्लम एनालाइज़ की है, और उसको फिर इसको ईज़ी एग्ज़ाम्पल में देखें कि आपने एक सोलर पैनल को देखना है कि इसकी आउटपुट एनहांस करनी है। तो उसमें सबसे पहले देखोगे उसकी इनपुट्स क्या हैं, उसके कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, मतलब उसमें सोलर लाइट कितनी होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, कौन से वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स हैं, कौन से फिक्स कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब उसकी विड्थ आप चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते, मतलब इस तरह करके डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स होते हैं। और फिर इसकी आउटपुट क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से ये प्रॉब्लम एनपी हार्ड है या क्या प्रॉब्लम है, फिर उसका सोल्यूशन क्या होना है, ऑप्टिमल सब ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो इस तरह के बेसिक कोर्सेज हैं। प्रोफेसर बॉयड का कोर्स है स्टैनफोर्ड का, आप वो देख सकते हो। मतलब ये डिफरेंट, ये थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस के ओरिएंटेड में बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उस चीज़ का है। लेकिन आप अपने भी किसी भी चीज़ के कह लें कि देख सकते हो, स्किल सीख सकते हो किसी भी चीज़ के बारे में ना। अ, वो स्किल सेट आपको डेफ़िनेटली एज देगा किसी भी और कैंडिडेट के मुताबिक ऊपर। लाइक जैसे कोई भी 2 बंदे अप्लाई कर रहे हैं, एक बंदे का एक नॉर्मल सी कॉन्फ्रेंस में पब्लिकेशन है, 1 या 2 पब्लिकेशन है और दूसरे बंदे ने उसको ऑप्टिमाइज़ेशन आती है, उसको नेटवर्क सिम्युलेटर ऑपरेट करना आता है या फिर उसको कहीं मिनीनेट ऑपरेट करना आता है, उसको उसने टोपोलॉजीज़ डिज़ाइन की हुई हैं या फिर उसको डीप लर्निंग में गॉन की इम्प्लीमेंटेशन आती है, गॉन में वो चीज़ें चेंज कर लेता है। या फिर साइबर सिक्योरिटी में उसको डिफरेंशियल प्राइवेसी इम्प्लीमेंट करनी आती है। तो जब वो उस बंदे को डेफ़िनिटली एज देगा वो सुपरवाइज़र एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जिसको कुछ काम नहीं आता लेकिन उसके 2 पेपर हैं। तो इस लिहाज से इस चीज़ को हमें करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने अपने एफआईपी से या फिर अपने मास्टर्स थीसिस से पब्लिकेशन करनी ही करनी है, मतलब आप कहते हो नहीं मुझे पेपर चाहिए ही चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर वी कैन से लोकल कॉन्फ्रेंसेस, हिम्मत करो कि आप अच्छे वेन्यूज़ में पब्लिश करो। अगर आपका काम आप समझते हो बहुत अच्छा है, तो आप IEEE के ट्रांज़ैक्शंस को टारगेट करो, ACM के ट्रांज़ैक्शंस को टारगेट करो, एल्सेवियर के अच्छे जर्नल्स को टारगेट करो, FGCS या फिर मतलब मल्टीपल जर्नल्स हैं, स्प्रिंगर के जर्नल्स हैं, हर फील्ड के सेपरेट जर्नल्स हैं। अम, आप उन जर्नल्स को टारगेट करो। IEEE IoT जर्नल हो गया या फिर IEEE ट्रांजैक्शन स्मार्ट ग्रिड, या फिर अगर आप प्रोजेक्ट ओरिएंटेड देख रहे हो तो प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन में IEEE कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन है, को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन है। इसी तरह करके IEEE IT प्रोफेशनल है और IEEE पावर एंड एनर्जी मैगजीन है, IEEE एज कंप्यूटिंग, ये सारे मैगजीन्स हैं जो कि प्रोजेक्ट्स के काम को पब्लिश कर रहे होते हैं। आप इनको एक दफ़ा एक्सप्लोर करो कि इनमें किस तरह के प्रोजेक्ट पब्लिश हो रहे हैं। क्या आपका प्रोजेक्ट उस जगह पर पब्लिश हो सकता है? अगर पब्लिश हो सकता है तो आपको किस तरह से एनहांसमेंट करनी होगी अपने प्रोजेक्ट में,
क्या क्या चीज़ें चेंज करनी होंगी, किस तरह से आपको इसको लेकर चलना होगा। तो इस तरह करके आपने अगर पब्लिकेशन करनी ही है, आप कहते हो मैंने पब्लिकेशन करनी है, तो आप अच्छी जगहों पर पब्लिकेशन करो। मैं एक लोकल कॉन्फ्रेंसेस में पब्लिश करने को इसलिए कह लें कि कंडेम कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब एक स्टूडेंट रेगुलरली 2 से 3 पेपर एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में या एक ऐसे जर्नल में या फिर एक ऐसे वेन्यू में पब्लिश करता है कि जिसमें वो कुछ भी लिख के भेज दे और वो एक्सेप्ट हो जाए, तो एट द एंड उसका माइंडसेट इस तरह से बन जाता है कि लाइक यही रिसर्च है, इसके अलावा कोई रिसर्च नहीं है। जब तो जो लोग एक्चुअल में रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, लाइक जो एक अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, जो कि इनोवेशन ला रहे हैं, लाइक आप प्रोफेसर दीना खताबी के प्रोफाइल देखें, जिन्होंने भी रिसेंट एक डिवाइस बनाई कि आप एक रूम से दूसरे रूम की एक्टिविटी डिटेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी टाइप विद बाय यूजिंग कम्युनिकेशन सिग्नल और इस तरह करके। तो जो लोग एक्चुअल में कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, उसको उसकी कैपेसिटी जो एक स्टूडेंट है जो कि 3-4 लोकल कॉन्फ्रेंस में पब्लिश कर रहा है, उसकी कैपेसिटी ही वो डेवलप हो जाएगी कि बस यही रिसर्च है, इसके अलावा कुछ और रिसर्च नहीं है। और जब वो एक्चुअल फील्ड में जाता है, एक्चुअल फील्ड रिसर्च फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो सुपरवाइजर्स को इंटरव्यू दे रहा होता है, तो उनसे जब पूछा जाता है, तो इवन फ्यू मंथ्स बैक एक इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था, तो उसमें उन कैंडिडेट से पूछा गया कि आप कम्युनिकेशन के 3 जर्नल्स के नाम बता दो, तो उसको ये भी नहीं पता था, जबकि उसकी पब्लिकेशंस थी। तो वो उसमें सर्वाइव करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिसर्च को कुछ और समझ रहा होता है। तो इसलिए उसको उसको आगे लेकर चलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर आपने पब्लिकेशन करनी ही है, आप को बहुत कह लें कि ज़रूरी है आपके लिए पब्लिकेशन करना, तो अच्छे वेन्यूज़ में पब्लिकेशन करो। कभी भी लोकल कॉन्फ्रेंसेस, बोगस ओपन एक्सेस जर्नल्स और बोगस बुक चैप्टर्स या फिर ऐसे बुक चैप्टर्स जिनकी कोई वर्थ नहीं है, उन पे पब्लिश करने से गुरेज करो। इसी तरह करके डिफरेंट और स्किल्स हैं जो कि आप सीख सकते हो इस पर्सपेक्टिव में। बट मैं इस सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करूँगा कि सिर्फ ये कहते हुए कि कोशिश ये की जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स पे फोकस करें rather देन गोइंग फॉर द नंबर ऑफ पेपर्स कि इसकी इतनी पब्लिकेशन है। और इस तरह की बहुत सी मेल प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर आप कहीं पर भी हो, तो उसको हम रोक तो नहीं सकते, हमारे तो बस में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम खुद उसका हिस्सा ना बने। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोग मुझे यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो अगर किसी का कोई बाद में क्वेश्चन हो, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मैं अपनी ईमेल भी मेंशन कर दूंगा इन्हीं कमेंट्स में। और इसके अलावा मैं इन 2 आर्टिकल्स का लिंक इंशाल्लाह कमेंट्स में दे दूंगा, जो कि मतलब डील डिस्कस करेंगे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन सा काम एथिकल है और कौन सा काम एथिकल नहीं है। तो इन चीज़ों के बारे में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, what are the benefits to start reviewing in different journals and whether it is ethical or not? रिव्यू करना किसी भी जर्नल में डेफिनेटली इट इज़ एथिकल, और रिव्यूअर्स की बेसिस पर ही तो जर्नल्स चल रहे होते हैं। और बेनिफिट्स ये है कि अगर आप एक अच्छे जर्नलिस्ट को सबसे पहले तो आपको एक अच्छे जर्नल का रिव्यूअर बनने के लिए आपको हो सकता है आपको पहला पेपर आप वहाँ पे एज अ रिव्यूअर साइन अप करो, हो सकता है आपको मिल जाए। लेकिन अगर आप एक अच्छा रिव्यू नहीं करोगे, तो नेक्स्ट आपको आर्टिकल नहीं मिलेगा। तो आप पहले तो आपको अपनी टेक्निकल बेसिस इस तरह से डेवलप करनी है कि आप उस जर्नल के, सपोज आप किसी एक जर्नल के का रिव्यू कंडक्ट कर रहे हो, तो आप देखो कि आप उसमें 10 से 15 पेपर्स देखो या 20-30 पेपर्स देखो कि उसमें क्या पब्लिश हो रहा है, वो किस लेवल का काम कर रहा है। नेक्स्ट जो आपकी फील्ड है, आपको उसमें थोड़ा सा डिटेल्ड पता होना चाहिए कि इसमें किस हद तक काम हुआ हुआ है। तब आप एक पेपर को अच्छी तरह से रिव्यू कर सकते हो। अब उसका बेनिफिट रिव्यूअर को भी होता है कि उसकी टेक्निकल डेप्थ इंक्रीज होती है, उसको पता चलता है कि किस किस तरह का काम हो रहा है। और उसके बाद अगर आपकी सीवी में मेंशन हो कि आप फिलहाल जर्नल के रिव्यूअर हो, लेट्स सपोज अगर आप IEEE कम्युनिकेशन सर्विस के रिव्यूअर हो, जिसके रिव्यूअर्स नहीं होते, उसमें सिर्फ एडिटर्स होते हैं, और एडिटर्स अगर स्पेशली असाइन करें किसी को तो वो रिव्यू होते हैं। तो अगर मेंशन हो आपकी सीवी में कि आप फिलहाल जर्नल के रिव्यूअर हो और वो एक बहुत अच्छा जर्नल है, तो उसका डेफिनेटली आपकी सीवी को बहुत ज़्यादा एज होता है। अच्छा, नेक्स्ट है शहीद ने पूछा है, हाउ टू गेट मोर citation, हाउ डू वी नो दैट आवर पेपर deserves
एट विच कॉन्फ्रेंस और जर्नल? अच्छा, सबसे पहले हाउ टू गेट मोर साइटेशंस। यू डोंट हैव टू गेट मोर साइटेशंस। अगर आपका काम अच्छा है तो वो खुद ही साइट करेंगे लोग आपको। लोगों आप मैक्सिमम ये कर सकते हो कि आप लोगों को डिसेमिनेट करो अपना काम कि मैंने ये काम किया है और मैं इसको डिसेमिनेट करना चाहता हूँ, मतलब दिखाना चाहता हूँ कि अगर किसी को ये काम अच्छा लगे तो अपने काम में साइड करें। लेकिन एक और मेल प्रैक्टिस चल रही होती है कि आप लोग अपने सब मतलब रिसर्चर्स अपने रिसर्च लैब के सारे पेपर साइट कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, तो जिनकी कोई लॉजिक नहीं बनती और आप अपने फर्दर फ्रेंड्स को फॉलो कर रहे होते हो, देख रहे होते हो कि यार ये मेरा काम साइड कर रहे हैं जब ये पेपर लिखो, तो ये बिल्कुल भी एथिकल नहीं है और दिस इज नॉट अलाउड। आपको साइटेशंस की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन था हाउ डू वी नो दैट आवर पेपर डिजर्व एट विच कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर देखा जाए। सबसे पहले तो आप अगर पेपर लिखने से पहले देख लो कि आप किस जगह पे पब्लिश करना चाहते हो। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। मतलब जैसे मैं कहूँ कि एक बंदे ने IEEE कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन के पेपर लिखना है, तो अगर वो ट्रांजैक्शन लेवल का पेपर लिख के भेजेगा चाहे वो जितना भी अच्छा हो, तो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि उसका फॉर्मेट ही डिफरेंट है। और इसी तरह करके अगर आप IEEE कम्युनिकेशन सर्विस में कोई बहुत अच्छा टेक्निकल आर्टिकल भी भेजोगे तो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक अलग चीज़ के लिए जर्नल है। तो सबसे पहले आप फाइनलाइज कर लो कि आपने किस जर्नल में ये पेपर भेजना है। फिर आप उस जर्नल के 10 से 15 या फिर 20-30 आर्टिकल्स पढ़ो, अपनी फील्ड के पढ़ो और देखो कि उसमें कितना इन डेप्थ काम हुआ हुआ है। फिर उसको अपने काम के साथ कंपेयर करो कि क्या आपका काम उस लेवल का है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप या तो उसमें पब्लिश करना कंसीडर ना करो या फिर आप अपने काम को उस लेवल तक लेकर आओ और उसमें फिर पब्लिश करो। पब्लिशिंग IEEE कॉन्फ्रेंस इन पाकिस्तान एनी वर्थ। मैं स्पेसिफिकली किसी भी कंट्री की बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, बट ये चीज़ हर ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही है। बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज में IEEE की लोकल कॉन्फ्रेंसेज है जिनमें पब्लिश करने का कोई वर्थ नहीं है। अब उस कॉन्फ्रेंस में किसी भी आपने कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करना है ना, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के हो या इलेक्ट्रिकल के हो तो आप उस कॉन्फ्रेंस की रैंकिंग देख लो। आप उसकी कोर रैंकिंग देख लो, अगर तो बी लेवल तक है या ए लेवल की है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई ए लेवल कॉन्फ्रेंस होती है, मेरे जहन में नहीं है। लेकिन अगर उसकी कोर रैंकिंग अच्छी है तो आप उसमें पब्लिश करो। इसमें पाकिस्तान या IEEE का ताल्लुक नहीं है, इसमें उस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है। बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस फ्रांस में, आयरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पे ऐसी हो रही होती हैं जिनमें पब्लिश करने की कोई वर्थ नहीं है। और बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस ऐसे भी हो रही होती हैं कि जो सिर्फ इनोवेटिव पेपर्स पब्लिश करती हैं। तो इससे कंट्री स्पेसिफिक आप ना करो, लेकिन अगर कोई आप उसकी रैंकिंग देखो उस कॉन्फ्रेंस की उसमें पब्लिश करने से पहले। और लोकल कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करने का मेरी नज़र में कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि वो आपकी प्रोफाइल को नुकसान देती हैं अगर आपके मल्टीपल पेपर्स ऑन कॉन्फ्रेंसेस में। कैन यू गाइड अबाउट द लिटरेचर रिव्यू ऑफ द स्टडी? लिटरेचर रिव्यू एक बहुत डिटेल टॉपिक है कि लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट कैसे करना है। तो उसके लिए मतलब डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रोसीड करते हो। अगर आप ये चीज़ें नॉर्मली आपके सुपरवाइजर सिखाते हैं कि आप हर एक सुपरवाइजर का एक अलहदा व्यू होता है। कोई कहते हैं कि आप सबसे पहले एक काम को पिक करके उसको अंडरस्टैंड करो फिर हम आगे चलेंगे। कुछ कहते हैं कि नहीं, आप सब काम जितने भी काम हुए उस फील्ड में उसको समराइज करो, देखो हमने क्या कुछ प्रॉब्लम आपको दे देते हैं, कुछ में आपको खुद प्रॉब्लम फाइनलाइज करनी होती हैं। तो इस लिहाज से लिटरेचर व्यू बहुत डिटेल टॉपिक है, उसके ऊपर भी यहाँ पे इतने शॉर्ट टाइम में नहीं कर सकते। अच्छा, देयर इज अ ह्यूज confusion between ISI indexed, SCI, SCI जर्नल। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अ बिट? देखें, ISI इंडेक्स जर्नल्स कहा जाता है कि दीज आर गुड जर्नल्स। अगर देखा जाए जर्नल्स को मेजर करने के डिफरेंट वेज होते हैं। सबसे पहले तो आप उसका इम्पैक्ट फैक्टर देखते हो कि उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। कुछ लोगों ने, कुछ जर्नल्स ने कुछ जो बिल्कुल ही बोगस जर्नल्स हैं उन्होंने अपनी तरफ से इम्पैक्ट फैक्टर लिख के रखे होते हैं। तो इसलिए नॉर्मली यही सजेस्ट किया जाता है कि आप अगर इलेक्ट्रिकल के हो या कंप्यूटर साइंस के हो या फिर इन सिविल के हो तो आप IEEE, एल्सवेयर, स्प्रिंगर, वाइले, इन जर्नल्स की तरफ, ACM, इन पब्लिशर्स के जर्नल्स की तरफ ही जाओ और फिर उनको इम्पैक्ट फैक्टर की बेस पे कैटेगराइज करो। उसके बाद सेकंड एक क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल्स टेक लॉन्गर टाइम व्हिच कंपेल्स अस टू सबमिट ओपन एक्सेस, व्हाट डू यू से? सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल्स डेफिनेटली लॉन्ग टाइम लेते हैं बट उनकी पब्लिकेशन वर्थ रखती है। अम, 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 अगर आप कंपेयर करोगे किसी भी ओपन एक्सेस के 3 या 4 इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल को, जैसे MDPI सेंसर्स है,
अगर आप उसको कंपेयर करोगे किसी सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल से, या फिर MDPI का एक एनर्जी है, तो उसको किसी भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल से कंपेयर करोगे और किसी भी अच्छे रिसर्चर से पूछोगे या फिर अच्छे रिसर्चर अपनी फील्ड के देखोगे, तो कभी भी उन ओपन एक्सेस जर्नल्स में पब्लिश नहीं करेंगे। टाइम तो लगता है, लेकिन अ, इस टाइम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने एक अच्छी रिसर्च कंडक्ट की है, तो आप उस टाइम पे और रिसर्च कंडक्ट करो। आपको इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए कि आपका काम पब्लिश हो। जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, वो इंसान को हमेशा गलत चीज़ की तरफ लेकर जाती है। तो मेरी कभी भी ये सजेशन नहीं होगी कि आप ओपन एक्सेस में पब्लिश करो, अनटिल और अनलेस कोई आपको बहुत लाइक कह लें कि शदीद मजबूरी है, या फिर और वो भी, और गेटिंग अ स्कॉलरशिप एज क्विक एज पॉसिबल, इसको हम मजबूरी में कंसीडर नहीं कर सकते। अगर आपका एक सबमिटेड आर्टिकल भी है, तो वो भी आपको एडवांटेज दे देगा अगर आपका स्किल सेट अच्छा है। अच्छा, कैन वी डू रिसर्च रिमोटली? प्लीज सजेस्ट एनी रिसर्च ग्रुप और वेबसाइट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। रिमोटली रिसर्च कंडक्ट डेफिनेटली की जा सकती है। मतलब ये कि आप अपने फील्ड के सुपरवाइजर से कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये सजेशन नहीं है। मतलब अगर आप ने रिसर्च ही कंडक्ट करनी है किसी के अंडर, तो बेटर टू आस्क देम कि आप उनके साथ उनकी सुपरविजन में काम करना चाहते हो और आप मास्टर्स या PhD उनके साथ करो। अच्छा, नेक्स्ट हुनैन ने पूछा है, हाउ टू चेक कॉन्फ्रेंस रैंकिंग? कॉन्फ्रेंस रैंकिंग, कोर रैंकिंग, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हो, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोर रैंकिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। CORE.edu.au कोर रैंकिंग है, उनकी वेबसाइट है। यहाँ पे आप कॉन्फ्रेंस का नाम नेम पुट करो, तो आपको उसके रैंक आ जाएगा। तो उसके अलावा क्यू रैंकिंग मैटर करती है, लेकिन कोर रैंकिंग ज़्यादा आजकल चल रही है। अच्छा, हमजा ने पूछा है, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एथिकल कोलैबोरेशन? अच्छा हमजा, इस बारे में पहले भी डिस्कशन हुई है कि कोलैबोरेशन मेरी नज़र में, इस मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर मेरे सुपरवाइजर से जो मेरी डिस्कशन हुई है, तो कोलैबोरेशन दो तरह की हो सकती है। एक तो या तो आप काम सिखाओगे या काम सीखोगे। अब एथिकल कोलैबोरेशन, अगर आप लेट्स आप कहते हो कि मैंने किसी और के साथ काम करना है, तो किस वजह से काम करना है? मतलब आपने सिर्फ उस बंदे का नाम ऐड अप करना है अपने पेपर में कि आपका पेपर पब्लिश हो, तो ये तो कोई एथिकल कोलैबोरेशन नहीं। आपको खुद पता होता है कि आप ये कोलैबोरेशन एथिकल है या एथिकल नहीं है। फर्दरमोर, अगर तो आप किसी के साथ किसी काम सीखना चाहते हो, तो फिर तो आप उसके साथ कोलैबोरेट करो, या फिर आप किसी को काम सिखाना चाहते हो, तो आप कोलैबोरेट करो। जस्ट फॉर द सेक कि उसका भी पेपर आ जाए और मेरा भी पेपर आ जाए, या फिर आप अपने, या फिर कोई दोस्त आपका आपको कहते हैं कि आप थोड़ा बहुत काम कर लो इसमें, अपने इसमें पेपर में, और मतलब मेरे पेपर में, और मैं आपका नाम डाल दूंगा, तो ये कोई एथिकल कोलैबोरेशन नहीं होगी मेरी नज़र में। मतलब इसको अगर मैं देखूं तो इसको देखने वाली बात है, लेकिन एथिकल कोलैबोरेशन मेरी नज़र में दो ही तरह की होती हैं। बाकी कोई मेरे से डिसएग्री कर सकता है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू यही है। डियर सर, काइंडली शेयर द वीडियो ऑफ द लेक्चर। ये वीडियो इसके बाद इंशाल्लाह सेव हो जाएगी, तो फिर ये शेयर भी हो जाएगी। अच्छा, ऊपर कोई क्वेश्चन था, कैन वी अप्लाई फॉर 6 मंथ रिसर्च वर्क इन अ प्रोजेक्ट इन ऑस्ट्रेलिया? 6 मंथ्स या 1 ईयर रिसर्च वर्क की बेस पे अक्सर स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, रिसर्च लैब्स में होते हैं, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो इस चीज़ के ऊपर। तो इट इज़ गुड अगर आपको मिलता है तो। अच्छा, आपने MSc कहाँ से किया है और क्या स्कॉलरशिप पर किया है? अच्छा, मैं ये चीज़ थोड़ा सा और क्लियर करता चलूँ कि मुझे बैचलर्स के बाद डायरेक्ट PhD की स्कॉलरशिप मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने MS नहीं किया। तो इसी वजह से मैं ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। और उस टाइम पे मेरे पास कोई रिसर्च पब्लिकेशन नहीं थी। एक पेपर सबमिटेड ज़रूर था, लेकिन कोई रिसर्च पब्लिकेशन जिसको आप कहें कि पब्लिश्ड है, वो नहीं थी। तो मैंने MSc नहीं की, और मैं भी PhD स्कॉलरशिप पे कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ कंसिडर करने की ज़रूरत है कि आपको विदाउट रिसर्च पब्लिकेशन आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, और आपको आफ्टर बैचलर्स आपको डायरेक्ट PhD की भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। अच्छा, हम 2-3 मिनट और देंगे, अगर कोई और क्वेश्चन हुआ तो उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह सेशन को कंक्लूड कर देंगे।
अच्छा एक चीज़ अच्छा अब क्वेश्चंस देखते हैं। If someone wants to research with foreign supervisor, how would it be better while studying in local university? शहीद देखें आपका क्वेश्चन है कि अगर कोई फॉरेन सुपरवाइजर के साथ काम करना चाहता है लोकल यूनिवर्सिटी में रहते हुए, तो ये लोकल और फॉरेन का कॉन्सेप्ट सिर्फ हम हमारे माइंड में होता है। अगर आप एक अच्छा काम कंडक्ट करते हो तो उसमें फॉरेन या लोकल नहीं देखा जाता। अगर आप पाकिस्तान में रहकर एक अच्छे सुपरवाइजर के साथ काम करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली, अगर वो आपके साथ काम करने के साथ एग्री होते हैं तो आप उससे काम कर सकते हो। ये अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हो या फिर किसी भी कंट्री में रह रहे हो, लेट्स सपोज आप ऑस्ट्रेलिया में हो, तो आप ये नहीं कहोगे कि जो यूरोप के वो फॉरेन सुपरवाइजर है और ऑस्ट्रेलिया के लोकल सुपरवाइजर्स हैं। ये चीज़ मैटर नहीं करती। अगर आपकी रिसर्च वर्क सकती है तो वो अच्छी जगहों पर पब्लिश हो सकती है। इसमें फॉरेन या लोकल का कोई वो नहीं है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे-अच्छे रिसर्चर्स अपनी बहुत अच्छी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। आप प्रोफेसर जुनैद कादिर की प्रोफाइल देखें, आईटीयू में हैं और उनका भी रिसेंटली एक स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर के साथ आर्टिकल आया है कोविड पर, प्रोफेसर जॉन क्रोक्रॉफ्ट के साथ। तो पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक और आर्टिकल आया है लम्स के प्रोफेसर नवीद उल हसन का गालिबन प्रोफेसर दूसरी नियातों के साथ। तो बहुत से और उनका स्मार्ट एनर्जी सिस्टम्स के ऊपर ये आर्टिकल है, अगर कोई इलेक्ट्रिकल का है तो देख सकता है। तो बहुत से लोग हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए भी। तो ये लोकल और उसका ताल्लुक नहीं है इन चीज़ों से। तो अगर आप अच्छा काम करते हो तो चाहे पाकिस्तान में हो या कहीं पर भी हो तो दैट वुड बी वर्थ इट। Can someone get scholarship in MS if he have only practical or industrial experience for more than 5 years? अगर आपके पास इनफ टेक्निकल स्किल्स हैं तो अब एमएस की स्कॉलरशिप, अगर आप रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप चाह रहे हो और सुपरवाइजर्स आप चाहते हो कि सुपरवाइजर्स आपको अप्रूव करें, तो आप थोड़ा बहुत बेसिक रिसर्च के बारे में सीखो, स्किल सीखो। लेकिन आप डेफिनेटली यू कैन गेट अ स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स। I heard for researchers, health index matters. Is it true getting academic job? हेल्थ इंडेक्स मैटर करता है, लेकिन हेल्थ इंडेक्स के मेजर करने का क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। तो नॉर्मली जो चीज़ मैटर कर रही होती है वो आपकी नंबर ऑफ साइटेशंस मैटर करती हैं, बट उससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि आप पब्लिकेशन किन जगहों पर कर रहे हो, आपका इम्पैक्ट फैक्टर, टोटल इम्पैक्ट फैक्टर कितना है। ये एक गलत तो नहीं, मतलब है कि एक नॉर्म चलता हुआ आ रहा है कि अगर आपके अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर्स जर्नल्स में पब्लिकेशंस हैं तो आपको एक अच्छा रिसर्चर कंसिडर किया जाएगा और आप एकेडमिक जॉब्स के लिए आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, स्पेसिफिकली रिसर्च बेस्ड जॉब के लिए। इवन आप पीएचडी के बाद अगर पोस्ट डॉक की तरफ भी जाते हो तो अगर आपकी अच्छी पब्लिकेशन है तो आपको फ़ायदा होगा उसका। तो हेल्थ इंडेक्स मैटर करने का मैंने अभी तक नहीं सुना। वल्लाह आलम शायद हो। मुझे इस चीज़ में इतना डिटेल्ड नहीं पता। अच्छा एक चीज़ मैं इसमें डिस्कस करता चलूँ बिफोर कंक्लूडिंग द सेशन, वो ये कि आपको, आप जिस भी फील्ड के हो, आप अपनी फील्ड के टॉप रिसर्चर्स देखो और देखो कि वो रिसर्चर्स कहाँ-कहाँ पर पब्लिश कर रहे हैं और कोशिश करो कि उन वेन्यूज़ को टारगेट करो। मतलब पाकिस्तान में बहुत अच्छे रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। एक जो मेरे सुपरवाइज़र हैं डॉक्टर मुबशर हुसैन रहमानी, ही इज़ करंटली इन आयरलैंड। तो लाइक जो मेरे कह लें कि को-सुपरवाइज़र या फिर गाइडिंग सुपरवाइज़र हैं, तो वो एक बहुत अच्छी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। आप उनके पेपर्स जाकर देख सकते हो। उनके ही आर्टिकल्स मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा इसके बाद एथिकल इन चीज़ों के ऊपर। फर्दरमोर पाकिस्तान में मैंने पहले भी एग्ज़ाम्पल दी प्रोफ़ेसर जुनैद कादिर। अगर आप कम्युनिकेशन में हो तो आप ये कम्युनिकेशन या फिर स्मार्ट ग्रिड में हो, इलेक्ट्रिकल के हो, तो आपको सजेस्ट करूँगा कि प्रोफ़ेसर दूसरी नियातो, प्रोफ़ेसर इकराम हुसैन, प्रोफ़ेसर लाजोज़ हैंज़ो, इनके नाम भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं एट द एंड ऑफ पोस्ट दे दूँ। तो इनकी प्रोफाइल्स जाकर देखो, इनको रेगुलर देखो कि ये कहाँ-कहाँ पर पब्लिश कर रहे हैं और इनके पेपर्स किस-किस तरह के आ रहे हैं। और जो एफवाईपी के स्टूडेंट्स हैं बैचलर्स के या फिर मास्टर्स के जो थीसिस करें, तो वो कोशिश करें कि वो इस लेवल का काम कर सकें ताकि उनका एक अच्छी जगहों पर पब्लिश हो सके। प्लीज़ टेल, आर देयर एनी चेक पॉइंट्स व्हिच कैन टेल वेदर योर आइडिया इज़ बिग इनफ फॉर द जर्नल? चेक पॉइंट्स यही हैं कि आप जिस जर्नल में पब्लिश करना चाहते हो, आप उनके पेपर्स देखो कि उनमें किस लेवल का कंट्रीब्यूशन हो रहा है और अपनी फील्ड के पेपर देखो। मतलब अगर आप लेट्स सपोज़ ब्लॉकचेन में काम कर रहे हो
और आप जाकर टीसीपी के पेपर्स देखना शुरू कर देते हो, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के, तो उनका आपको समझ नहीं आएगी। आप ब्लॉकचेन के ही पेपर देखो उस जर्नल में कि वो किस लेवल का काम है, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपका काम उस लेवल का है या नहीं। मतलब इसका कोई स्पेसिफिक चेक पॉइंट नहीं है, आपको खुद पता चल जाता है कि ये जो मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ उस लेवल की है या नहीं। 3 or 4 impact factor is sufficient to get a PhD scholarship. आरिफ, आपको बगैर इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल की पब्लिकेशन के भी पीएचडी की स्कॉलरशिप मिल सकती है, इसमें कोई वो कंपल्सन नहीं है। अगर आपका पब्लिकेशन है एक अच्छे जर्नल में तो ये बहुत प्लस पॉइंट ज़रूर है, लेकिन इस तरह की कोई वो नहीं है। और एट द टाइम मैंने एक गॉट द स्कॉलरशिप, तो मेरी किसी जर्नल में पब्लिकेशन नहीं थी, अंडर रिव्यू था। तो ये कोई कंपल्जन नहीं है, आपको पीएचडी की स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आपकी एक अच्छी रिसर्च बेस है तो। मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे या तो फेसबुक की आईडी पर आप मैसेज कर सकते हो, या फिर मैं अपनी ईमेल दे देता हूँ, या फिर मैंने शायद वेब का लिंक भी दिया है तो वहाँ से आपको मेरी ईमेल मिल जाएगी। तो आप, क्योंकि मैं फेसबुक पे थोड़ा कम आता हूँ, तो आप बेशक ईमेल पे डायरेक्ट पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।